अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही डेडली किस्म का मानसून सीज़न एक्सपीरियंस कर रहा है और बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में इतनी शदीद तबाही हमें नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर जो सैलाब हैं, ये तकरीबन कोई 38 साल के बाद पंजाब में इतना बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है और इसकी बुनियादी वजह क्लाउड बस्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा मानसून की बारिशें हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में बैक वक्त हुई हैं, ग्लेशियर्स का पिघलना है और फिर भारत की तरफ से जो स्पिलवे खोले गए हैं और अपने डैम्स को बचाने के लिए पानी छोड़ा गया है पाकिस्तान की जानिब से, वो इसकी एक बड़ी वजह है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बस्ट बहुत बड़ी वजह थी जिससे बड़ी तबाही हुई और इसके अलावा हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान पहले से मौजूद थे और अब साबित हो रहा है कि हमने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया। 2022 में पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त सैलाब आया था। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के इलाके बहुत ज़्यादा उससे मुतासर हुए थे और उस वक्त आलमी बिरादरी ने जो हमारे साथ प्लेजेस किए थे, ख़ासतौर पर क्लाइमेट चेंज के हवाले से, बदकिस्मती से हम उन्हें मटेरियलाइज नहीं कर सके। 11 अरब डॉलर पाकिस्तान से वादे किए गए थे, लेकिन उसके साथ ये भी था कि पाकिस्तान को वो स्कीमें हमें जो है वो पेश करनी थी जिनकी बदौलत हम वो 11 अरब डॉलर पूरी दुनिया से हासिल कर सकते। उसमें वर्ल्ड बैंक भी था, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी था और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे और ममालिक शामिल थे, लेकिन हम ये काम नहीं कर सके। आज वज़ीर ख़ज़ाना ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि ऐसा ही हुआ, बहुत कम रकम हम हासिल कर सके। तो हमारी इस्तिताद कार जो है, हमारे इदारों की परफॉर्मेंस, उस पर सवालिया निशान है। 20 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं हालिया इस सैलाबी रेले में पंजाब के अंदर, जिन्हें मुंतकिल किया गया है मुख्तलिफ़ जगहों पर, और अमवात जो हैं वो हुई हैं, तकरीबन कोई 5 से 7 अमवात हुई हैं, लेकिन जो माली नुकसान हुआ है, जो ज़राअत का नुकसान हुआ है, जो घरों का नुकसान हुआ है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। डैम की ज़रूरत मुल्क में पहले से है, पानी की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत मुल्क में पहले से है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसमें जो है वादे भी किए थे, लेकिन वो भी अपने वादे पूरे नहीं कर सके। आज फिर वज़ीर आज़म ने इस ज़रूरत को दोहराया है कि डैम होने चाहिए मुल्क के अंदर। चलिए, अच्छी बात है अगर मरियम साहिबा कह रही हैं कि वो आज से इस पर काम शुरू करेंगी, ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन PTI गवर्नमेंट ने भी इस पर कुछ प्लानिंग की थी और वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी, मगर और उन पर बड़ी तनकीद भी होती रही। बिलावल साहब ने भी तनकीद की और सियासी मामला बन जाता है। जब भी ये डैम का मामला होता है, कालाबाग डैम सियासत की नज़र हो गया, बड़े डैम जो हैं वो सियासत की नज़र हो जाते हैं, छोटे डैम हम बना नहीं पाते। केनाल का भी आपने मामला देखा कि उसमें भी सियासत बीच में आ गई। तो ये सियासत जो है ये हमेशा बीच में आ जाती है और डैम और पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पीछे रह जाता है। ठीक है, अब मेहमानों की तरफ आते हैं। अंजुम अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम अकील साहब आपका। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर हलीम आदिल शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुम अकील साहब, आप फरमाइए कि ये मैंने पूरा मुकदमा पेश करने की कोशिश की। पाकिस्तान के पास 2022 के सैलाबों के बाद एक अपॉर्चुनिटी थी। दुनिया ने 11 अरब डॉलर हमसे प्लेज किए थे, हम उसको मटेरियलाइज नहीं कर सके। कोई हम चंद मिलियन से ऊपर नहीं गए कि वो पैसे हम ले पाते। तो ये एक इतना बड़ा फुकदान है हमारी ब्यूरोक्रेसी का, हमारी लीडरशिप का, कि हमें पता है कि क्या ख़तरा है और हम उसे कैपिटलाइज नहीं कर सके। उस अपॉर्चुनिटी को जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से हमें मिल रही थी, हमारा हक़ है, हम मुतासिर हुए हैं क्लाइमेट चेंज से, तो ये पैसे हमें मिलने थे। और 2022 के बाद से आप ही लोग हुकूमत में हैं, तो क्यों आखिर आप लोगों की तवज्जो इस तरफ नहीं थी, या क्या प्रॉब्लम थे कि आप वो पैसा नहीं ले सके और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई शक नहीं जी कि आज का ये बड़ा अहम टॉपिक है और जिस तरह पाकिस्तान चारों तरफ से सैलाब में घिरा हुआ है, ये ऐसा मौजू है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। और बिलखुसूस 2022 में जो तबाही हुई थी और दुनिया ने उसको ओन किया कि ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से, जो जिसमें बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मालिक जो उसका असबाब बनते हैं, उन्होंने इसको ओन किया और ख़ास करके फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये 11 बिलियन ग्रांट मंजूर कराई। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ ये तो ऐसी ग्रांट है जो हमें हर सूरत में लेनी चाहिए थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का एक अपना किरदार है। और दूसरा ये है कि पोलिटिकली भी एक अज़म इस्तेकाम की वजह से भी इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी जा सकती। और मुल्क के अंदर जो लोग हैं
सियासी हैं या मुल्क के दुश्मन लोग हैं, उनका एक अपना किरदार है कि सैलाब जैसे हालात में भी मुल्क के अदारों को माफ़ नहीं किया जाता और मुल्क की जो हुकूमत है या कारोबार चलाने वाले इदारे हैं उनको टारगेट किया जाता है, जिससे ये लोग जिनकी हौसला शिकनी होती है। और आज मैं ये खुल के बताएं सर, ये $11 बिलियन का हम इस्तेमाल कर इस वक्त बहुत बड़ा नुकसान हम देख रहे हैं। 20-22 लाख लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, अमवात हुई हैं। खुल के बताएं ना, प्रॉब्लम क्या है? दुनिया कह रही है पैसे हैं आप लीजिए, कर्जा है, ग्रांट है, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, और आप ले नहीं पा रहे, तो मसला क्या है? कौन रोक रहा है? देखें जी, आपके सामने है कि जब काला बाग डैम बनना शुरू हुआ तो आज अगर आज बनना होता तो बहुत सारे पाकिस्तान के मसले से हल हो चुके होते, कितने मेगावाट हम बिजली पैदा कर ले होते, कितनी ज़मीन हम सैराब कर चुके होते, मुल्क में जो गज़ा सर ये 2022 के बाद ना तो ये काला बाग डैम, उससे पहले ही बिल्कुल वो उस पर तो कोई तवज्जो नहीं थी ना, वो तो बनना ही नहीं था, पॉलिटिकली फैसला हो चुका था। और अभी भी काला बाग डैम जो है वो किसी उसमें नहीं है, विश लिस्ट में नहीं है। तो काला बाग डैम के अलावा बताएं ना। देखें जी, मेरे ख्याल में सबसे आसान जो डैम बनता है वो आज भी काला बाग डैम ही बनता है। और इसमें मेरे ख्याल में अब वो वक्त बदल चुका है कि लोग कहते हैं, कोई कहता है नौशहरा डूब जाएगा, कोई कहता है सिंध डूब जाएगा। तो आज लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं, इसलिए आज किसी डूबने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन मुल्क की बका की अगर बात की जाए तो ये डैम सबसे सस्ता और सबसे मुफीद डैम ये बन सकता है और सबसे कम वक्त में ये डैम बन सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ जो महबूब वतन लोग हैं उनको सोचना चाहिए, ताकि ये इसके अलावा भी ये तो एक मेगा प्रोजेक्ट है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें मिनी डैम बनाने चाहिए। आज जो पानी समंदर में ज़ाया हो रहा है, कल हम पानी पीने के लिए तरसते हैं, हम काश्तकारी के लिए तरसते हैं, हमें मिनी डैम बनाने चाहिए। उसमें हुकूमत अगर सब्सिडी नहीं देती, वैसे तो मैं कहता हूँ कि लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, कम से कम इतना मिलना चाहिए। सब्सिडी वाला तो सर अभी फिलहाल लेकर आके डैम बना, IMF वगैरह के उसमें है, तो सब्सिडी वगैरह को तो भूल जाएं इस वक्त जो सूरत है सेनेटर। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ जो जी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, कल हमारे पास हसन मुर्तज़ा साहब थे, आप दीदा हो गए, रोने लगा, शहर डूबने वाला है और वो कुछ नहीं कर पा रहे, सामान मुयसर नहीं है। आज हसन इकबाल साहब भी कैबिनेट मीटिंग में बैठे हुए, गालिबन कैबिनेट मीटिंग नहीं थी, बाकी तमाम वज़रा बैठे हुए थे और वज़ीर आज़म के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें भी वो उनका यही कहना था कि सामान नहीं है, हमें सामान चाहिए। हालांकि पानी अब गुजर रहा है, तो तैयारी हमारी मुकम्मल नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बनाया हुआ था समंदर दरियाओं के रास्तों के दरमियान वो प्रॉब्लम बना। तो बहुत सारे मसाइल हैं, आबादी एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये जो अवामी नौइयत के मामलात हैं, ये जो अवाम की फलाह के मामलात हैं, इन पर हमारी तवज्जो नहीं है, हमारी तवज्जो कहीं और रहती है और उसी का नतीजा भुगत रहे हैं। आज क्लाइमेट चेंज ज़रूर है, लेकिन असल में जो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इस मामले को, इसके ख़तरे को और इसके नुकसानात को, वो हमारी अपनी गफलतें हैं। असल में हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम मुल्क के लिए कुछ कर पाए। हम सारा काम जो है वो आपस में लड़ने में जाया करते हैं और दूसरे या अपने को बचाने में जो है लगे रहते हैं, या जो है वो मुखालिफ को गिराने में लगे रहते हैं। और जो करने के काम होते हैं वो हम में से किसी ने नहीं करने होते और उसका नतीजा यही निकलता है कि हर 5-7 साल के बाद हमारे साथ ये चीजें पेश आती हैं और उसमें कभी हम अबदीदा हो जाते हैं, कभी हम अफसरदा हो जाते हैं। तो ये अबदीदा या अफसरदा होना जो है ना, ये मसले का हल तो नहीं है। मसले का हल तो ये है कि जिस वक्त जो काम करना होता है, आपने जंग की तैयारी हालत जंग से पहले करनी होती है ना, वो आप उसमें अगर एन जब आपके ऊपर आ जाए, जंग मुसल्लत हो जाए, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर तो आप सिर्फ अबदीदा हो सकते हैं। इस वक्त पूरा पंजाब डूबा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा उससे पहले उसका बुरा असर हो चुका है, बलूचिस्तान में काफी अमवात हो चुकी है, तो आगे उसके बाद सिंध में इस पानी ने जाना। तो अल्लाह पाक रहम करे सिंध पे भी और बाकी पाकिस्तान के पे भी। मगर ये आबदीदा होने से, अफसरदा होने से मामला हल होने के नहीं है। ये हमको इसलिए लोग जो है ना इलेक्ट करके नहीं लाते कि हम बाद में ये हरकतें करें, बल्कि हमको वक्त के ऊपर जिस वक्त जो है ना ये मसला पेश नहीं हुआ होता, उस वक्त वो ये काम करना होता है। एनवायरमेंट के हवाले से ये जो 26 अमेंडमेंट जिसके ऊपर बड़ा शोर दोनों इतराफ जो है ना, तीनों इतराफ सारे, बल्कि सारी इतराफ बहुत करती हैं शोर,
उसमें इन्वायरमेंट के हवाले से भी बात है, मगर उसके ऊपर अगर किसी की तवज्जो हो तो वो करे ना। बिल्कुल। अफसर जो है वो कोई अपनी जगह पे टिक नहीं पाता, उसमें 4 दिन उसको रहता है, उसके बाद अफसर अपने आप को बचाने के चक्कर में होता है। बड़ा अफसर जो होता है उसका 1 आध साल रिटायरमेंट में रहता है, और वो जो है ना वो उसमें ये होता है कि स्टेटस को उसकी किस तरह से गुजार के इज्जत से निकल जाया जाए, कोई ऐसा डिसीजन ही ना लिया जाए जिसके बाद नैब ने या किसी और ने जो है ना वो हमारे पीछे जो है इंक्वायरियां खोली। तो ये मामला है पाकिस्तान के, किसी ने तो बिल्ली के आज जो वजीर आजम साहब कह रहे हैं और मरियम साहिबा भी कह रही हैं कि वो इस पर प्लानिंग करेंगी, तो इस वक्त भी ये स्टेटस को वाला मामला और बाकी जो मसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, विरसे में ही मिले हुए हमें, जिनको हम हल ही नहीं करते, वो तो वैसे ही मौजूद हैं। तो अभी भी आपको लगता है कि ये, क्योंकि इस तरह की गुफ्तगू तो पहले भी होती रही कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है, बड़े डैम बनाने, छोटे डैम बनाने, होता तो कुछ नहीं है। मरियम बीबी से बड़े एहतराम के साथ उस वक्त सैलाब शुरू हो चुका था पाकिस्तान में, गो कि पंजाब में नहीं शुरू हुआ था, मगर खैबर पख्तूनख्वा में ये मामला शुरू हो गए थे जब वो इतने बड़े वफद के साथ जापान में जाके चली गई थी। तो उस वक्त जो है ना, जब मसाइल का वक्त होता है, अगर हम कुछ ना भी कर सके तो अपने लोगों के साथ उनकी हमारी मौजूदगी जो है ये सिंबॉलिक भी होती है, उनकी धाड़स बंधाती है, उनके साथ बहुत सारे मामला जो है ना उनके आसान हो जाते हैं। ये ऐसे ही कि किसी के घर में कोई मौत होती है, उसका बड़ा जो है उस वक्त मौजूद होता है, तो आपको जापान जाने की उस वक्त जरूरत नहीं थी, तो आपको वहां जापान जा रहे हैं, हांगकांग जा रहे हैं, पुरानी जगह जा रहे हैं, खुदा के बंदी मुल्क जो है ना वो उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। आपके सूबे तक अभी तक बात नहीं पहुंची थी, मगर नजर आ रहा था कि बात आपके सूबे में भी आनी है, मगर अगर आपके सूबे तक ना आई हो तो खैबर पख्तूनख्वा भी तो हमारा हिस्सा है ना, उसमें जो तकलीफें थी उनमें से आपको जो है ना जाके उनके साथ जो है ना यकजहती करनी चाहिए थी, ना कि जापान में जो है ना जाके आपको जो है घूमना फिरना चाहिए। ठीक। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ। आप लोगों की तरफ से बड़े वादे किए गए 200 डैम बनाने के और आप तनकीद भी सुन रहे हैं, और वही तनकीद, यही सवाल भी है, यही तनकीद मेरा सवाल भी है। ज़रा फिर सुन लें कि क्या कहा गया है। आपने जो 200 डैम बनाने थे और आप नहीं बना पाए, वजह मैं पूछता हूँ, लेकिन पहले सुने कि कहा क्या गया है। डैम फूल बना के चले गए, बेवकूफ़ बना के चले गए, लॉन्ग टर्म मंसूबों पर जो काम करना था वो किया नहीं, छोटे मंसूबे बनाए नहीं, 1 मेगावाट बिजली का दिया नहीं। तो सर क्यों नहीं दे पाए आप लोग? मैं बिल्कुल इसका आपको जवाब देता हूं, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं जिन की आपने मुझे ये आवाजें सुनवाई हैं, 1970 से यही लोग बैठे हुए हैं। 70 से जुल्फकार अली भुट्टो साहब, उसके बाद ज़ियाउल हक जो कि पेशरो हैं, जो ग्रैंडफादर हैं, वो जो मैं कहना चाहता हूं कि नून लीग जिसकी पैदावार है ज़ियाउल हक साहब, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी, फिर मुशर्रफ साहब, उसके बाद 2008 से फिर पीपल्स पार्टी, फिर 2013 से 18 तक भी मैं बताना चाहता हूं इनमें सारे इत्तेहादी जो इस वक्त रिजीम का हिस्सा है, कोई पर्दे के सामने है, कोई पर्दे के पीछे है, 1970 से ये लोग यहाँ मौजूद हैं हुकूमतों के अंदर। 3.5 साल का दौर हमें मिला, मैं आता हूं आपके जवाब पे भी। 3.5 साल के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत को जो 2019 में आई हमारे पास कि कोरोना हमारे आ गया, कोविड-19 आ गया, जो एक बहुत बड़ी बला थी, कुदरती आफत थी। आज कुदरती आफत है ऐसे नहीं आ रही, आज तो पता होता क्या होने जा रहा है। उसको भी 1.5 साल मुंह दिया, उसके बावजूद मैं समझ सकता हूं कि उस दौर में जो तरक्की हुई, बातें कर रहे हैं 50 साल से, मैंने बताया ना, सारे इत्तेहादी है इस वक्त जो पर्दे के सामने, पर्दे के पीछे, मरकज में, इनमें इस सारे ही आ रहे हैं। ज़ियाउल हक का दौर भी इनका दौर, मुशर्रफ का दौर भी इनके इत्तेहादियों का दौर। आज क्या हुआ ऐसा, आज क्या हुआ मुल्क के अंदर? मैं कहना चाहता हूं किस मुंह से बात कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं डोजर चाहिए, डंपर चाहिए, शावल चाहिए। अब शुरू करा दिया था, सब कुछ आ रहा है ना। ख्वाजा आसिफ मिले थे, बाजवा से मिले थे, उसके साथ मिले थे, डिग्गी में मिले थे, मगर अंदर मिले थे, बाहर हलीम आदिल शेख साहब, ये वक्त आपके जवाब पर आ जाए, वक्त कम होता है ना, ताकि फिर हम मौजू पर रहे ना। ये इन चीजों पे तो हम पूरा साल बात करते हैं। स्ट्रेट नहीं है ना हुजूर, नहीं, ये असल बात ये है कि जिनकी आपने मुझे वॉइसेस सुनाई, मैं वही बता रहा हूं, ये तो 50 साल से बैठे हैं ना, इनकी आपने सुना दी।
और वो उसके तो बाद मान रहे ना, बात मान ये कि रहे हमने नहीं कर काम सके, शुरू अब किया। करेंगे, तो अब करेंगे के लिए इत्तेफाकी राय की जरूरत अरे है। हमने, मैं तो समझता हूँ अब कैसे जो होगा ये 3.5 बताएं। साल में अगर हमारी कंटिन्यूटी, वो भी नहीं कर सके, आप भी नहीं कर सके, आपकी वजह कुछ और थी, उनकी वजह कुछ और थी, अब लेकिन कैसे करेंगे ये बताएं। देखिए इशू ये है, हमें 1.5 साल मिला कोविड का, उसके अलावा जो हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये 50 साल में जो नहीं कर सके, जो हमने उस अरसे के अंदर किया। हुकूमत है ना सर, ये डैम जो है ज्यादातर तो केपी में बनने थे ना, मुसलसल आपकी हुकूमत है, तीसरी टर्म है ना आपकी। अरे वहां बताया ना वहां क्या हुआ। अरे जनाब अली, केपी के अंदर डैम्स बने हैं, फोन पे ले लीजिए, केपी के अंदर जो केपी में क्या हुआ, अचानक क्लाउड ब्लस्ट हुआ, वहां ये नहीं हुआ कि ये पता है कि पानी पता होता है, ये जो रिवराइन फ्लड्स होते हैं, ये जो रिवराइन फ्लड्स होते हैं ये आने होते हैं, बंदा मॉनिटर कर रहे होते हैं, इंडिया से मॉनिटर हो रहे होते हैं, ये तो आना था, पता था पानी है। जैसे अब हमें पता है 3-4 सितंबर को इस पानी ने सिंध में पहुंचना शुरू होना है, हमें ये भी पता है कि गुड्डू पे कितना आएगा, सक्खर पे कितना आएगा, आज हमें पता है, सिंध के हुक्मरानों को नहीं पता, ये तैयार बैठे हैं, इनके तो रात को पार्टियां हुई हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की, ओहो पानी आया अभी सब डूबेंगे, पहले जो माल पुराना है वो हजम हो जाएगा, उसके इमदाद के चक्कर में पड़ेंगे। केपी में आया, क्लाउड ब्रस्ट हुआ, एक नागानी आफत। देखिए एक होती है नेचुरल क्लाइमिटी, एक होती है हैंडमेड क्लाइमिटी। इस चीज का इनको पता था, ये नेचुरल भी है और हैंडमेड भी है। अली मादिल शेख साहब, एक ब्रेक मुझे लेना है और ब्रेक के बाद हम इसमें मजीद है कि आप भी बता दिएगा कितने डैम बना दिए खैबर पख्तूनख्वा में और क्या वहाँ पर ये मसला हल हो गया। फिर सुनामी, आपका वो सुनामी फ्री मंसूबा था, फिर हमने ये भी देखा कि वो जंगलात की कटाई वहाँ पर हुई है। तो मसाइल सबके साथ मौजूद हैं, इस पर एक दूसरे पर इख्तलाफ मैंने सुना दी, आपकी गुफ्तगू को आपने जवाब दे दिया। अब हम बात करते हैं आकर कि भाई अब इस मामले से निपटना है ना, कैसे निपटेंगे। अगर नहीं निपटेंगे तो फिर क्या हाशर होगा पाकिस्तान का। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बहुत दिनों से ये बात हो रही है मुल्क के अंदर और सैलाब ने भी साबित किया कि मुल्क के अंदर इंतज़ामी तौर पर हम बहुत बुरी सिचुएशन में हैं। ना तो हम आबादी को कंट्रोल में रखने के किसी प्रोग्राम को चला पा रहे हैं, ना उसके काबिल हैं, और ना ही हम अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने के काबिल हैं। तो एक बहस चल निकली है मुल्क में कि नए सूबे होने चाहिए। अंजुम अकील साहब, क्या ये भी एक वजह है कि हम पैसा हमें मिल सकता है, हम नहीं ले सकते, मंसूबे हम बनाने हमारा ज़रूरत है लेकिन हम नहीं बना सकते। तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारा जो सूबे हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा है और जो सूबाई हुकूमतें उन्होंने जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई हैं वो उन्हें हल नहीं कर पा रहे, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो नए सूबे होने चाहिए। देखें जी, अगर मैं बात करूं तो इस वक्त इस वक्त सबसे बड़ा सूबा जो है पंजाब है, और आज जो पंजाब में फ्लड है ये भी आप समझे डिज़ास्टर है, क्योंकि इंडिया ने अचानक पानी छोड़ा। कभी पहले पानी रोक रहे थे, अब पानी ने छोड़ दिया। इसके बावजूद आप देखें कि हमने बड़े बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अचानक नहीं छोड़ा सर, तमाम वुज़रा उन्होंने बस ये किया कि इंडस वाटर ट्रीटेड के तहत जो मैकेनिज्म था उसको छोड़कर एफओ के जरिए हमें इत्तला दी, 2 मरतबा इत्तला दी कि हम पानी छोड़ने वाले हैं। अचानक नहीं छोड़ा। देखें, पानी छोड़ने के अचानक इसलिए छोड़ा है कि एक दिन पहले या 2 दिन बताते हैं पानी छोड़े, 2 दिन में बंदोबस्त तो नहीं हो सकता ना इतना। हम भी तो देख रहे हैं ना कि रीजन में कहाँ कितनी बारिशें हो रही हैं, हम भी तो देख रहे हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। हमारी तो ऐसे होती है ना सर, उन पर अगर तकिया किया तो फिर तो गए हम। नहीं, वो ठीक है, वो देखें इस तरह तो फ्लड आप देखें, अमेरिका में भी फ्लड आया, जो बड़ी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें भी बड़ी तबाही हुई है, और बड़े मुल्क हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ भी बड़े बड़े फ्लड है, बड़ी तबाही हुई है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारी पानी आना है, ये वाली सिचुएशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है, बेहतर बंदोबस्त होना चाहिए। और हमने पंजाब ने आप कंपैरेटिवली देखें कि बाकी 12 करोड़ का सूबा और बाकी कोई 4-5 करोड़ के सूबे हैं, उनसे सबसे बेहतर इंतजाम किए हैं। इसका साबित ये हुआ कि ये देश सूबे बनाने की वजह नहीं है, अब बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करने से ये इंतजाम बेहतर होते हैं, और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव 20 लाख लोग से ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाए करने चाहिए। और लोग जो हैं आपके वुज़रा, आपके इत्तेहादी कहते फिरें कि सामान नहीं है हमारे पास, हम किस तरह से रिलीफ वर्क करें। आप कहते हैं ये अच्छी कारकर्दगी है। देखें जी, ये तो
छोटे मोटे कई खिलाफ तो होते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है कि हमने बंदोबस्त नहीं किया, ये नहीं कि बंदोबस्त हुआ नहीं, बंदोबस्त हुआ भी है, किया भी है, लेकिन इसके बावजूद जो अचानक इतना पानी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि मशीनरी जितनी ज़्यादा हो कम है, अगर ज़्यादा मशीनरी होगी तो बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप बाकी सूबों से देख लें कि हमारे इंतजाम आज भी बेहतर हैं, आज भी हमारे जो डेथ हुई हैं बहुत कम है। तो इसलिए ये कहना सही नहीं है कि सूबे ज़्यादा बने, ये कहना दुरुस्त है कि इंतज़ामी ढांचे सही होने चाहिए और जो ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ामी ढांचे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर तो आप सूबे के अच्छे मुखालिफ होने चाहिए ताकि नए सूबों बिल्कुल हम कहते हैं कि सूबे की मसला नहीं है, मसला ये कि वो सूबे 10 बन जाएं, वहाँ अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही ना हुई तो फिर क्या होगा? अंजुम अकील साहब, जो आज हो रहा है, आपके इंतखाबी मंशूर में, आपकी पार्टी के इंतखाबी मंशूर में ये दर्ज है कि नए सूबे बनाएंगे जब इख्तिदार में आएंगे, और आपके कायद कहा करते थे, मैं सुना देता हूँ आपको। सभी सूबा चाहते हैं और आपके कायद ने तो कहा कि सबसे बड़े हामी वो हैं, आपके इंतखाबी मंशूर में है। आप कह रहे हैं कि सूबा नहीं होना चाहिए, आप मुखालिफ सूबों के? नहीं, बिल्कुल देखिए जी, सूबा तो आप देखें, अब तो उस तरह से देखा जाए तो बलूचिस्तान के भी सूबे बनने चाहिए, सिंध के भी बनने चाहिए, इंतजामी मामला तो हर जगह है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाएं तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे इंतजाम हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ नहली होनी है वहाँ होनी है। आप देख लें कि PK के इलाके आज 15 साल हो गए हैं, तीसरा टर्न हो रहा है उनका, वहाँ क्या बंदोबस्त हुए हैं? वहाँ पर भी होने चाहिए। आप तो कह रहे थे कि बिल्कुल आप हक में नहीं है सूबों के ना, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं, हम आज ये क्या, हम ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि आज जो पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इंशाल्लाह वह हम दावे से कहते हैं मुस्लिम लीग नून की वजह से है। हाँ। और आज आप मोटरवे देखें, CPEC देखें, आप और भी बड़े बड़े आज ग्रिड स्टेशन देखें, हाँ। सारी चीज़ें आपको, मेट्रो देखें, आप जो भी पाकिस्तान में तरक्की की नजर आएगी कहीं भी, इंशाल्लाह वो मुस्लिम लीग नून का, आपकी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जो बड़ा मनसूबा है वो हमने किया है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जैसे अंजुम अकील साहब कह रहे हैं कि सब कुछ तो हमने किया हुआ है, आप सबसे अच्छी कारकर्दगी हमारे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, तो ये मानने के बाद हमें मज़ीद निज़ाम को बेहतर करने के लिए किसी जिद्दत की ज़रूरत नहीं है क्या? और ये नए सूबों की बात हो रही है, बिजनेस कम्युनिटी कर रही है, सोसाइटी के दूसरे दीगर वॉक ऑफ लाइफ के लोग इस ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ये बेकार की बात नहीं? नहीं, बेकार की बात भी हो सकती है और बेकार की बात नहीं भी हो सकती है। हर बात करने का एक मौका महल होता है। इस वक्त पाकिस्तान में 2 सूबे जो है वो दहशतगर्दी का इंतहाई शिद्दत के साथ शिकार है। सूबा सिंध जो है वहाँ कच्ची और पक्के का मसला अलग से जो है चल रहा है, और आप जो है ना एक नया इशू छेड़ रहे हैं, और उस नए इशू के आपको जो वजह जो उसके बाद जो अल्टीमेट इसके नतीजे आएंगे वो शायद उसका अंदाजा नहीं कर पा रहे। जब कोई हालात अच्छे हों फिर उसके बाद डिबेट हो सकती है, हर बात पे डिबेट हो सकती है, मगर इस वक्त जो है आपके यहाँ इतनी बड़ी डिस्टर्बेंसेस हैं कि आपके यहाँ जो है ना वो एक सूबे का आधा हिस्सा तकरीबन जो है ना उसमें ट्रेवल करना जो एक मखसूस वक्त के बाद मुमकिन नहीं होता, और दूसरे सूबे में भी जो है ना मासवाए उसके कैपिटल के आप जो है ना वो ना तो रोड से जा सकते हैं, ना ट्रेन से जा सकते हैं, जहाज से सिर्फ आप ट्रेवल कर पा रहे हैं। जहाज का बन भी जो है ना वो 1 लाख से ऊपर तक पहुंच जाता है। तीसरे सूबे में भी रात के वक्त कुछ इसी तरह सूरत हाल होती है सर? जी, उसमें भी यही सूरत। आप एक नया मसला जो है शुरू कर लेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? इंसानी कैपेसिटी है वो, आप पहले जो है ना जो आपकी कैपेसिटी है उसमें आप जो है ना कोई कामयाब नहीं नजर आ रहे उसके अमन के हवाले से, और अल्लाह पाक जो है वो सब जो नेमतों में जो बड़ी नेमत का शुमार करते हैं वो अमन की नेमत का होता है। तो अमन की नेमत तो आप देख लीजिए ना वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, और उसके बाद आप कहते हैं कि इंतशार मजीद बढ़ाया जाए ताकि लोग दस्तों गिरबान हो जाए। लोगों की अटैचमेंट है जुबान के साथ, सिंध के नाम के साथ, पंजाब के नाम के साथ, बलूचिस्तान के नाम के साथ, पख्तूनख्वा के नाम के साथ। जब आप उसके ऊपर वो उसको काटने की कोशिश करेंगे उसके नतायज आप नहीं समझ पा रहे हैं इस वक्त। मगर सर मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं उससे पहले आपको बिलावल साहब की गुफ्तगू सुना रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुना रहा हूँ, मैं फारूक सत्तार साहब को सुना रहा हूँ, मैं इमरान खान साहब को सुना रहा हूँ, सभी तो मौलाना फजल रहमान साहब को सुना रहा हूँ, सभी तो कह रहे हैं कि हमें सूबे चाहिए। तो जब पूरे मुल्क की क़यादत मुत्तहिद है तो अवाम में क्यों इंतशार होगा?
ऐसा है कि हर बात करने का मौका महल होता है, यही मैं कहता हूँ। इस पर डिबेट हो सकती है, मुमकिन है कि बहुत अच्छा आइडिया हो, मगर मुमकिन है कि बहुत अच्छा आइडिया ना हो। मगर इस वक्त आज के दिन में या बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है, इसलिए कि आपके यहाँ 3 जगहों पे 3 सूबों में बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है, और बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी जुबान की तरफ, लिसान की तरफ, लिंग्विस्टिक उसमें ग्रुप जो है ना वो मजीद आपके अगेंस्ट आ जाएंगे। तो इसको इस तरह से छेड़छाड़ इस वक्त करने का वक्त नहीं है। तो सर आगे बढ़ने का रास्ता बताएं फिर आप, आपके नजदीक क्या है? यानी ये बड़े आगे करने का इंतजामी जो आपके यहाँ डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करिए। आप अपने मामलात को पहले खत्म करिए, घर संवारने की कोशिश करिए। अगर ये घर संवारने की कोशिश ना की गई, अपनी अना को जो है ना वो उसके ऊपर हम खड़े रहे तो मजीद नुकसान का अंदेशा है। अना की कुर्बानी दीजिए, कुछ पीछे कोई हटे, कोई एक कदम, और उसके बाद आपस में बैठ के मामला तय करें पाकिस्तान के लिए। उसके बाद जो मर्जी फिर आप अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो बड़े मर्जी जो डिबेट शुरू करवा लीजिएगा, मगर पहले जो है ना आपके सियासी माहौल भी दुरुस्त होना चाहिए और अमन अमान की सूरत भी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब ने जिस तरफ इशारा किया, अदम इस्तेहकाम है कि अपनी अपनी अनाएं छोड़ी जाएं, तो थोड़ा सा पीछे आपकी पार्टी को हटना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट को पीछे हटना चाहिए, कम से कम मुज़ाकरात की मेज़ पर तो आए। आप लोग तो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही नहीं आ रहे। बात करते हैं आप जमहूरियत की, लेकिन तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार करना चाहते हैं गैर जमहूरी। तो किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? बड़े संगीन मसाइल में पाकिस्तान घिरा हुआ है, और ये मौसमियाती तब्दीली ने तो अब हमारी आंखें खोल दी हैं। देखिए, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की बातों को वेलकम करता हूं। बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने इस सूबों के मसले को उन्होंने ब्रीफ किया है। देखिए, बड़ा सतही बात तो कोई भी कर सकता है, हाँ जी बन जाने चाहिए, लेकिन हमें देखना चाहिए कि क्या हमारा मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल हो सकता है? क्या ये फेडरेशन जुड़ी रह सकती है? क्या हमारे लिए अहमियत को इंतजामी डिवाइड की है या इस मिली यकजहती की है? इसको, और उसने जिस ज़ीरक अंदाज में कामरान भाई ने बात की है, तो मैं इन्हें शुक्रिया अदा करता हूं कि इस किस्म की बात ज़रूर होनी चाहिए। बाकी तो सतही बातें, देखिए जलसे की बातें अजीब व गरीब सी होती हैं, लोग करते हैं, लेकिन हकीकत ये है, अल्लाह ना करे ये लिसानी बुनियाद पे डिवाइड जो है, अगर पाकिस्तान में सूबे हो या जो भी चीज़ हो जिसको लिसानी बुनियाद पे डिवाइड किया जाएगा, फिर वो चीज़ लिसान की तो बात नहीं हो रही ना यहाँ पर हलीम आदिल शेख साहब। मैं यही मानता हूँ कि हर चीज़ का वक्त होता है, सेंटर का ऐसा ही कुछ है, लेकिन ये तो हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि इंतजामी मसाइल हैं। तो उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारा प्रोपोर्शन बड़ा अजीब है। बलूचिस्तान का अलग है, पंजाब का अलग है, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल अलग प्रोपोर्शन है हमारा, चाहे वो जमीन के एतबार से हो या आबादी के एतबार से हो। देखिए जी, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, लिसान है ना, मतलब मिसाल की बात है, अगर सिंध में सूबे की बमफर्ज की बात होती है तो कराची हैदराबाद को अलग कर दो, बाकी अलग कर दो, क्या मतलब है? इट मीन्स के लिसानी बुनियाद पे एक डिवाइड हो जाएगा। बलोच बेल्ट, पश्तून बेल्ट बलूचिस्तान में चले जाइए, वो भी लिसानी बुनियाद के ऊपर डिवीजन हो जाता है। वहाँ चले जाएं, वहाँ सराइकी और पंजाबी की बात के डिवीजन हो जाता है, उधर पख्तून और हजारेवाल के अंदर डिवीजन हो जाता है। देखिए, इस वक्त हमारा मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शदीद शिकार है, इसलिए इस वक्त ऐसा पंगा माजरत के साथ कह रहा हूँ कि नहीं लेना चाहिए, खा वो कालाबाग डैम का हो। ये शोशे छोड़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि वैसे ही कोई इस्तेहकाम नहीं है। देखिए, आपने कहा कैसे आगे बढ़ा जाए, वैसे बढ़ा जाए जो कायद कहकर चले गए, जो कायद आज़म कहकर चल गए। असल ताकतकार सरचश्मा अवाम की मर्जी के तहत, अवाम के मैंडेट के तहत जिनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। आप सबको पता है किसका हक है। 8 फरवरी के बाद कौन जायज़ है, कौन नाजायज़ है, कौन हलाल है, कौन हराम है, ये सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर जब जबरदस्ती कब्जा किया जाएगा तो चीजें इस्तेकाम नहीं आ सकता। आपने बड़ी बात कर दी है हलीम आदिल शेख साहब, हो यही इस गुफ्तगू का जवाब भी ले लेते हैं। अंजुम अकील साहब,
ये सुन लिया आपने? मैं एक आपका 15 सेकंड अगर मुझे दीजिए आप मसूद भाई, 15 सेकंड जी, मुझे दीजिए। जी। आपने एक सवाल किया था केपी हुकूमत ने क्या किया। 13 से 18 तक 8 डैम बनाए, 18 से 24 तक 37 डैम बनाए, 15 सूबाई हुकूमत ने, 11 वापडा वालों ने और 255 हाइड्रो पावर के उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए। ये मैंने अभी थोड़ी सी तफसील अपने नेट से ले ली थी, मैंने कहा आपको जवाब दे दूं। मैं ये हो गई जी 37 हो गई, 37 हो गए, और 255 जो है वो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी 24 के ऊपर जी मैं आपकी डिटेल भी बता सकता हूं, मुझे दे दीजिए तो मैं आपको शहरों के नाम भी बता दूंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 24 जो है वो जिनके डिजाइन बन रहे हैं। 34 डैम तो बन गए अंजुम अकील साहब, फिर भी आप इन पे तनकीद करते हैं। दूसरा और 255 हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स बने, 255 जी 255 हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स भी बने इस 250 तक मामला पहुंच गया, 400 में से 50% नंबर दे दीजिए। अब बताएं सर, ये एक तो ये जो हलीम आदिल शेख साहब ने कहा ना ज़बानी बुनियादों पे तकसीम हो जाएगी, भाई बर्दाश्त क्यों नहीं है हम लोगों में? अगर कहीं पश्तून है तो पश्तून है ना, अगर कहीं सराइकी है तो सराइकी, और सराइकी सूबा तो सभी पार्टियों ने कहा है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बिलावल हो, जरदारी साहब हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे वो MQM हो, सभी तो मानते हैं सराइकी सूबा बनना चाहिए। ज़बान की बुनियाद पर ही तो बर्दाश्त तो पैदा करें ना अपने अंदर, अगर मामला आगे बढ़ाने। तो सर बताएं ना, अभी इंतजामी तौर पर कैसे आगे बढ़े? परफॉर्मेंस तो हमारी कोई अच्छी नहीं है, दुनिया हमसे पलिश करती है पैसों को, हम वो पैसे नहीं ले पाते, हम मनसूबे नहीं बना पाते, बनाते हैं तो वक्त पर डिलीवर नहीं कर पाते। सर देखें जी, पहली बात है जिस तरह जो कह रहे हैं 50 डैम हमने बनाए हैं, वो पता नहीं कोई किस जगह पे मौजूद है, कौन सी पानी की कमी पूरी हुई है, कौन सी बिजली ज़्यादा पैदा शुरू हो गई है, ये तो अभी पता नहीं। आज भी अगर KPK में जाए तो इस्लामाबाद से ज़्यादा वहाँ लोड शेडिंग है, एक तो बात ये है। इसलिए वो डैम बने उसको उससे कौन सी ज़मीन सरगेज हुई है, कौन सी वहाँ पैदावार बढ़ गई है, जी बताएं कि उन डैमों का बनाया है, बुनियाद रखी है तो कह रहे हैं अभी तो आगे बढ़ते हैं ना ताकि वक्त हमारा बचे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये सेंटर कमरान ने बड़ा अच्छा इसको वाइंड अप किया है कि इस वक्त हकीकत यह है कि बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। रोज़ाना हमारे जो शहीद हो रहे हैं, हमारे मुहाफ़िज़, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट या पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो सैलाब की वजह से सारे सूबे वो भी मुतासर हैं। तो इस वक्त एक डिज़ास्टर है पूरे पाकिस्तान में। हमें इसके मतलब सोचना है कि इन हालात को कैसे ठीक करेंगे। आज भी मुझे एक दोस्त कैप्टन मिला तो उसने बताया जी कि बलूचिस्तान में रोज़ाना कोई ना कोई इस तरह की शरारत होती है जिससे हमारे लोग, और दूसरी तरफ से भी हम मारते हैं, लेकिन फिर भी पीछे बड़ी शहादत है सर, बड़ी कुर्बानियां दी जा रही हैं। हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, वो बकायदा जो है वो उनको फीड कर रहा है, जो लेटेस्ट असला उनके पास उनको दे रहा है। ये सारी जो चीज़ें हमने अभी इसको देखना है। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो हमने 10 मई को हमारी जो मसल्ह अफवाज और फ़ज़ाई फौज ने जिस तरह कार्रवाई की, और आज दुनिया में इंशाल्लाह न सिर्फ एक उसको कैपिटलाइज करना है सर, अंजुम अकील साहब, उसको कैपिटलाइज करना है। मुझे आपने 6 गुना, मैं कहने का मतलब यह है जी, 6 गुना ज़्यादा बड़ी जो ताकत है उसको कम से कम सबक हासिल हुआ है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब उसको जो बलूचिस्तान में वो दहशतगर्दी कर रहा है, इंशाल्लाह उसको भी हम किलाकुमा करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन जो अभी तक जो गुफ्तगू हुई है, जरा मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी तक हल जो है ना आगे बढ़ने का, इन्होंने हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि अब को तस्लीम करने में है, आपने भी कहा कि अनाओं को ज़रा खुल के थोड़ा सा बताएं कि सर आगे बढ़ना है। ये लग रहा है कि जिस तरह से हम चल रहे हैं दिस इज़ द बेस्ट वे, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, इसी तरह से मसाइल हल होंगे या नहीं, कुछ और करने की ज़रूरत है? देखिए, जिस तरह से कुछ कदम पीछे हटने हैं ना, उस तरह से कुछ कदम आगे बढ़ने हैं। ठीक है। और वो आगे बढ़ने के कदम जो है वो बातचीत के कदम है, उसमें हुकूमत को पहल करनी होगी। हुकूमत अगर पहल नहीं करेगी तो ये नुकसान हो रहा है, ये अल्टीमेटली मजीद नुकसान हो जाएगा। तो इस पे बातचीत हो सकती है। फर्ज कर लीजिए कि कोई अगर डायरेक्ट बात नहीं शुरू हो सकती है तो इनडायरेक्ट बात शुरू करें, किसी को बीच में डाल लें। और सबसे पहले जो ना आप अपने सियासी मसाइल खत्म करें, फिर जो अंदरूनी खलफशार है उसकी तरफ तवज्जो दें,
फिर उसके बाद बैठ जाइए, आपको इंतजामी जो है ना वो यूनिट और तरह से करने हैं, किस तरह से करने हैं। ये इस वक्त एक और जो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा आपके यहाँ डिमार्केशन का हो जाएगा कि ये आप जो है ना ये हमारे उसमें एरिया में इंटर हो गए, फर्ज कर लें कि इस पे एग्रीमेंट भी हो जाए ना तो डिमार्केशन पे बड़े झगड़े होंगे। हम किसी को ये हमारी एक जो ज़हन बना होता है, हम किसी को 4 फुट जगह नहीं छोड़ते हैं। तो ये सूबे जो है ना वो जब सूबों में लिंग्विस्टिक हवालों से भी अगर आप करेंगे या इंतजामी हवालों से करेंगे, उसमें जो ना बड़े मसाइल आएंगे डिमार्केशन के। तो ये वक्त डिमार्केशन का नहीं, फिर एक और आपके पास जो थ्रेट है, हिंदुस्तान ने इस वक्त मार खाई हुई है, और मार खा के जब जो मार खाया हुआ दुश्मन होता है वो भी तलमला रहा होता है। सेनेटर साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप हमें ये बताएं ना कि बराबर में हमारे भारत है, उसमें आज़ादी के वक्त कितने सूबे थे, आज कितने सूबे हैं, अमरीका में क्या है, ईरान है क्या है, तो वहाँ ये मसाइल नहीं होते, हमारे यहाँ ये मसाइल क्यों होते हैं, ये जरा समझाइए हमें। उसकी वजह है उनकी शॉक ऑब्जर्वर मजबूत है। शॉक ऑब्जर्वर किसी मुल्क के लिए क्या होता है, वो वहाँ का सियासी निजाम होता है। वहाँ पे कभी भी जो है ना सियासी निजाम जो है वो उसको तय नहीं किया गया, उसको जो है ना वो चलने दिया गया। चलने दिए जाने की वजह से वो इतना बड़ा मुल्क जो 1 बिलियन से भी ज्यादा आबादी है, वो आज भी जो है ना बड़े आराम से चल रहा है। उसके जो है ना रिजर्व देख लीजिए कि आप उसका उन रिजर्व का अगले 10 साल में नहीं सोच सकते। तो उसका जो सबसे बड़ी जो इसकी जो आप नतीजा निकालेंगे, हमारे जैसे लोग हैं, हमारी जैसे जुबानें बोलते हैं, नस्ल भी तकरीबन 19-20 के साथ ऐसे ही है। तो उसका जो फर्क है वो फर्क वहां पे जमहूरियत है और यहाँ पे जमहूरियत का ना होना है। जब बज़ाहिर जमहूरियत होती है तो भी जमहूरियत नहीं होती है, वो भले आज का दौर हो, भले इमरान खान साहब का दौर हो। तो इसको जमहूरियत पे कन्वर्ट करिए, लोगों की राय के साथ चलिए। लोगों की अगर कल राय बनती है सूबों पे 100 दफा बनाइए, मगर अगर राय नहीं बनती है तो इम्पोज मत करिए। ठीक, आप और हलीम आदिल शेख साहब बिल्कुल एक ही बात कर रहे हैं। तो अंजुम अकील साहब, आप बता दीजिए, इससे पहले कि आपके 30 सेकंड में जरा मुझे बता दीजिए कि आप भी यही कहेंगे कि हुकूमतों को गिराना विराना नहीं चाहिए? चलिए, मिली यकजहती होनी चाहिए ताकि बैठ के मसाइल का हल किया जाए। लेकिन चाहे सूबे हैं, चाहे आज मुल्क में जो अदम इस्तेकाम है या मुल्क एक मुसीबत में गिरा हुआ है जिसकी निशानदेही सेंटर साहब ने की है, इसका सबका हल तो बेसिकली है कि एक पाकिस्तानी होने के नाते चाहे हुकूमत में या अपोजिशन में सारे मिल के बैठ के बात करें और इन मसाइल का हल निकालें। चलिए, जिसके लिए तो बड़े सीनियर चाहिए होंगे, मशवरा दीजिएगा वज़ीर आज़म साहब को, नवाज शरीफ साहब को, और हलीम आदिल शेख साहब आप दीजिएगा इमरान खान साहब को। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। तीनों मेहमान तकरीबन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इत्तेफाक़ी राय होना चाहिए, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब, इत्तेफाक़ी राय हो कैसे? यानी इसके लिए तो आपको अपनी ही सियासी जमातों से बात करनी होगी ना। अब इमरान खान तो इस पर तैयार ही नहीं है, वो तो कहते हैं मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, इनसे तो बात ही नहीं करूंगा। तो बैठे इनके साथ बात करें, फिर ये बताएं कि चलें हम तो बैठ जाएंगे, ज़रूर बात कर लेंगे कि अमेरिका में किसी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात करनी चाहिए, जो बड़ा अहम मुल्क है, किसने बात की उससे? किसके पास इख्तियार है? किससे बात हो सकती है? क्या इनके पास, मैं तो अंजुम भाई से पूछूंगा, बड़े भाई हैं हमारे, क्या इनका भी मैंडेट अपना है? इनका किससे बात करें? एक मैंडेट ज़बरदस्ती दे दिया गया, हम आग देखते हुए तो हम नहीं खा सकते ना, मतलब एक जानते पूछते कि हमारे सामने कौन बैठा है, जबरदस्ती बिठा दिया गो। मिसाल की बात है, मैं हूं ना, मेरे 84,000 वोट थे, आप भी कराची में रहते हैं, मेरे सामने अगर उस एमएनए को लाके बिठा दिया जाए, मैं तो नहीं मानूंगा उसको। इस तरीके से हमारे सामने पता है कि इनके पास मैंडेट असली नहीं है। तो देखिए, ये मुमकिन नहीं है कि इन माजरत के साथ जो डमी गवर्नमेंट है, जाली गवर्नमेंट है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, जिनको अवाम का, हमें तो पता है ना, चले आप डायरेक्ट इफेक्ट ही नहीं है। अच्छा, अब मजबूरी मेरी ये है, मैंने झूठे बना लिए, वक्त महदूद होता है, मेरी मजबूरी शेख साहब गुफ्तगू को यहाँ रोकना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब अंजुम अकील खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इत्तेफाक़ी राय की ज़रूरत है, कंसेंसस की ज़रूरत है, एक नया सियासी इमरानी मुआहदा, असल इमरानी मुआहदा वो कर लिया जाए तो ये बेहतर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।